नमस्कार मित्रों हमारे साहित्य में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम साहित्य को पढ़ते हैं एक पाठक के नाते या एक छात्र के नाते या एक साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति के नाते, तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी में बहुत सीमित दायरा होता है चिंतन का। अगर हमने अज्ञेय जी का अगर शेखर एक जीवनी पढ़ा तो शेखर एक जीवनी के बारे में 10 समीक्षाएँ और बहुत कुछ ये भी पढ़ लिया कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें बड़े अभाव हैं, ये पुस्तक उबाऊ है। हम अपने नज़रिए से अपने सांचों में किसी भी कृति को रखने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूँ, मैं कृति की उपादेयता या कृति की गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। ये मेरा काम नहीं है, ये समीक्षकों का काम है, वो करें। उनका जो काम है वो अहले समीक्षा जाने, ये कह सकते हैं आप। उर्दू का एक शेर है, उसको मैं अलग रूप से पेश कर रहा हूँ। शेर मौलिक रूप से ये है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैंने उसको अहले समीक्षा जाने इसलिए इसको इसी संदर्भ में दे दिया कि यह समीक्षकों का जो काम है ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ सृजनशीलता से जुड़ी हुई बातें करने के लिए यहाँ आपस में कुछ जानकारियाँ बांटते हैं। मित्रों, मैं आज अज्ञेय जी के बारे में कुछ एक ऐसे तथ्य आपसे बांट रहा हूँ जो मेरे विचार में हम में से बहुत सारे लोगों के ज्ञान में नहीं आए, मेरे अपने ज्ञान में भी कहाँ आए जब तक पढ़े नहीं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मालूम भी हो, लेकिन उनको दोहरा लेना भी अच्छा लगता है। मित्रों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अज्ञेय, जिन्हें आप लेखनी का एक बहुत धनी लेखक मानते हैं, एक युगांतरकारी लेखक मानते हैं, ये बम भी बनाते थे? आपको शायद इस बात का भी इल्म हो सकता है ना हो कि इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, इन सब के साथ मिलके काम किया और बम बनाते हुए ही पकड़े गए और 6 साल स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने जेल काटी और उसके बाद जेल में कविताएं लिखी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति का, एक किसी भी कृतिकार का जो सृजनशीलता का जो एक स्वरूप है उसको गढ़ती हैं, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनको क्रांतिकारी आंदोलन से लगाव कब हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई के लिए गए और उसके बाद एमएससी में जब दाखिले में संकट आया तो एमए अंग्रेज़ी में दाखिला ले लिया। उन दिनों में ये भगत सिंह की एक संस्था थी, एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी अलग से थी, वो तो एक आपके सामने एक तथ्य है कि वो उसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने और कुछ लोगों ने मिलकर की थी। एक भगत सिंह की अपनी संस्था भी थी, आज़ाद नौजवान सभा, और वो उन्होंने इसलिए बनाई थी कि कई बार आईआरए या जो इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी या भारतीय क्रांतिकारी जो एक संगठन था, जो सेना थी, उसका मुख्यालय लखनऊ में होता था। इस क्षेत्र में गतिविधियों को, पंजाब के क्षेत्र में गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए उन्होंने एक संस्था अलग से भी बना ली और उस संस्था के एक उपाध्यक्ष श्रीमान जी अज्ञेय साहब भी बन गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने सिर्फ उनको एक लेखनी सम्राट के रूप में जाना है, आपने उनको पत्रकार के रूप में जाना है, लेकिन ये एक अलग रूप है जो हमारे सामने आता है। और उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने 6 साल सेना की नौकरी भी की तो आप फिर विश्वास नहीं करेंगे। वर्दी पहनी 6 साल, शायद 4 साल, और वर्दी पहनने के अलावा 6 साल जेल में काटे स्वाधीनता संग्राम में, और उसके बाद लिखने के अलावा, साहित्य के सृजन के अलावा ये पत्रकारिता की ज़िंदगी भी इन्होंने 18 साल तक बिताई और दिनमान और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया मुख्य संपादक के रूप में। अब ये व्यक्ति की एक, जिसे कहते हैं बहुआयामी शख्सियत, बहुआयामी जो उसका जो एक आकार है, उसकी स्वरूप है, उसको अध्ययन करना मित्रों कितना मुश्किल होता है। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आंदोलन स्वाधीनता का भी है और दूसरी तरफ साथ साथ पैरेलल, समानांतर रूप से आंदोलन दूसरा भी चल रहा है। वो कौन सा? नई कविता का आंदोलन। उसमें पहला सप्तक,
दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और तीसरे सप्तक के साथ साथ लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कवियों को, 21 कवि तो ये हो गए और बाकी इसके अलावा भी जो इन्होंने संपादन की पुस्तकें दी उनमें और भी 3-4 कवि उभर कर आए। तो आप समझिए कि 2 दर्जन स्थापित हस्ताक्षरों, स्थापित कवियों को मूल रूप से उनका बीजारोपण करने वाले अज्ञेय थे। ये कहा जाता है कि अगर अज्ञेय ना होते तो इतने महान हस्ताक्षर, जो बेशक कविता के लेखन में बाद में कद में इनसे भी कहीं थोड़ा सा ऊंचे भी हो गए, लेकिन वो लोग पनप ना पाते अगर इस शख्स ने 3 सप्तकों में उनको बांधा ना होता। और बांधने का परिणाम ये निकला कि वो हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम पन्ना बन गए। और जब दैनिक समाचार पत्र के संपादन की बात आई तो दैनिक समाचार पत्र की पत्रकारिता बिल्कुल अलग होती है। उसमें जूझना पड़ता है, एक कस्बई संवादों से लेकर महानगरीय परिवेश तक जूझना होता है और उनसे खूब जूझे। और जूझने का आलम ये था कि वहाँ भी ये नहीं था कि सिर्फ वो जैसे आजकल चलता है औपचारिक रूप से कुछ भी लिख दिया, कुछ भी छाप दिया, वो नहीं। ये श्रीमान जी बाकायदा एक एक शब्द पे अड़ जाते थे। मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों के लिए, जब ये संपादक थे, तो मेरा सौभाग्य कि मैं नवभारत टाइम्स में मुझे कुछ समय के लिए काम करने का अवसर मिल गया। और मित्र, हुआ ये कि इनका क्रोध भी बहुत डराने वाला होता था कर्मचारियों के लिए। तो एक दिन इनका मैसेज आया, संदेश आया और मुझे बुला लिया गया। और मुझे बाद में वहाँ प्रवेश से पहले ही, जो बाद में इनके दफ्तर के बाहर जो बैठा था चपरासी, उसने मुझे चेतावनी दे दी। और बाद में उसने एहसान किया कि मैंने आपको पहले बता दिया था। उसने चेतावनी दे दी कि आज साहब का मूड ठीक नहीं है, इसलिए नपे तुले जवाब देकर अपनी विनम्र मुद्रा में जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लेना। पता नहीं मामला क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज इनका मन ठीक नहीं है। मैंने दरवाज़ा खोला, अपनी कलम से अपनी मेज़ पर ये कुछ लगातार लिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को गोल दायरों में मार्क कर रहे हैं। तो मैंने अनुमति मांगी कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उत्तर मिला, तुम अंदर तो आ ही गए हो, जब आ गए तो बैठ जाओ। और मुझे कुर्सी पे बैठा दिया, अपना जो काम कर रहे थे उसको पूरा किया। और उसके बाद कहने लगे, कौन जात हो? मैं बड़ा सकपका सा गया कि जाति का मतलब एक इतना बड़ा विद्वान संपादक मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा, जी मैं क्षमा कीजिए, दोनों हाथ मेरे जुड़े हुए थे, मैं समझ नहीं पाया आपके प्रश्न का और छोर। मैं आपके व्यक्तित्व से और आपके कृतित्व से इस प्रश्न को जोड़ नहीं पा रहा, ये मेरा संकट है। अरे जब किसी जाति के तो हो गए, बता दो क्या है। तो मैंने कहा, जन्म से तो मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो, यही बात मैं कहना चाहता था, यही बात पे बिंदु पे तुम्हें लाना चाहता था। ब्राह्मण होकर ब्रह्म हत्या करते हो। अब मैं और बिल्कुल दुविधा में फंस गया कि मैं किस दिग्गज के सामने खड़ा हूँ और मुझसे कैसे उलट सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर हाथ जोड़े कि मुझे प्रभु बिल्कुल नहीं समझ आया, मुझे समझा दीजिए सब सामान्य भाषा में, मुझे साफ साफ बताइए, जहाँ मेरा दोष है मैं उसको स्वीकार करूँगा और अपने आप को सुधारूँगा। क्योंकि मैं उन दिनों नया नया गया था और ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहें कि चलिए यहाँ से सामान उठाइए और घर चले जाइए। कहने लगे, भाई शब्द को क्या मानते हो? अगला प्रश्न था। मैंने कहा, जी शब्द को हम लोग ब्रह्म कहते हैं। तो जब शब्द की हत्या होगी तो किसकी हत्या होगी? कहा, जी ब्रह्म हत्या होगी। तो ब्राह्मण होकर ब्रह्म हत्या करते हो। तुमने एक ही लेख में 6 शब्दों का गलत प्रयोग किया है। ये 6 शब्दों की जो हत्या की है, ये मेरे दिमाग को खलबली मचाए हुए, मेरे मस्तिष्क में, मैं इनको सहन नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा, जी अगर मैं विश्वास दिलाऊँ आपको कि मैं आइंदा नहीं करूँ। कहता, वो मुझे मालूम है, इतनी डांट के बाद कौन करेगा, लेकिन जो किया है उसके लिए मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ों का मर्म समझो। जब लिखते हो तो एक एक शब्द के साथ न्याय करना सीखो। शब्द ब्रह्म होता है, इसके माध्यम से तुम एक बहुत बड़ा संदेश आगे देने जा रहे हो, ध्यान रखो इस बात का। मेरे लिए वो ज़िंदगी भर का एक सबक था कि जब भी लिखें हम शब्दों को बेतरतीब एक पोस्टर की तरह से ना फेंकें
उछालें नहीं, बल्कि उनके मर्म के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करें। और जब हम ईमानदारी से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनका प्रभाव भी होगा, उनकी प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी और जो बात हम कहना चाहते हैं वो आगे पहुंच जाएगी। तो मित्रों, ऐसे जो बड़े कद के लोग हैं इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये शख्स जिसको आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जानते हैं, ये कितना बड़ा कवि था, कितना बड़ा हस्ताक्षर था। आप अनुमान लगा लीजिए, 2 पंक्तियों की एक कविता और पूरा का पूरा विश्लेषण करने में आप 2 पृष्ठ पूरे के पूरे भर सकते हैं कि मेरे घर कुटीर का दिया, मेरे घर कुटीर का दिया तुम्हारे मंदिर के विस्तृत आंगन में सहमा सा रख दिया गया। अब 2 पंक्तियों में उस व्यक्ति ने कितने एक पूरे के पूरे परिवेश को व्यक्त कर दिया। और यही कविता होती है मित्रों, यही वो एक रस होता है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क, अपने दिलो दिमाग उसको ताज़ा करते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं। और जाते जाते ये भी आपको बता दूं कि मूल रूप से ये पंजाबी थे, होशियारपुर से इनका संबंध था। और पिता क्योंकि बाहर नौकरी करते थे इसलिए परिवार के साथ बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन पंजाबी बोलना ना घर में रुका, ना जब कभी पंजाब आते तब रुका। और ये एक पंजाबी के रूप में बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि एक तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और अज्ञेय नाम क्यों पड़ा ये जाते जाते आपको बता देता हूँ। चलिए, एक बार इनकी कुछ रचनाएं एक लेखक ने, जैनेन्द्र कुमार जी ने, प्रेमचंद को दे दी कि ये शुद्धि के लिए आई हैं, आप देख लीजिए इस तरह ये हैं कि नहीं। प्रेमचंद जी ने उनको पलटा, कहते हैं नाम तो कहीं दिया नहीं लेखक का, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया। और जब देखा उन्होंने भी नाम नहीं है तो उन्होंने कहा ये तो अज्ञेय है, ये तो जिसका ज्ञात ही कुछ नहीं है, ये तो अज्ञेय है। तो उन्होंने कोने में अज्ञेय शब्द लिख दिया। और जब उन्होंने कहानियाँ पढ़ी, कृतियाँ पढ़ी, उन पर अपनी टिप्पणियाँ दी तो वो बड़े प्रभावित मन से दी प्रेमचंद ने। और उस दिन के बाद जब इनका नाम पूछा तो प्रेमचंद जी ने कहा कि मुझे इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं चाहिए भाई, ये कोने में तुम्हारा जो अपरिचय के रूप में मैंने नाम लिख दिया है, इसी को अपना लो यार, सफल रहोगे। अज्ञेय नाम तो पहली बार प्रेमचंद जी ने इनको दिया था। धन्यवाद।